जी तो मैंने जो है ये आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है, तो इसमें मैं फॉर्म्स ओपन कर लेता हूँ। जी तो दूसरा चैप्टर वेक्टर्स जो है पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, इसमें पहला क्वेश्चन था दी प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट्स। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, और ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पिप्ड बताता है। अगर पैरेलल पिप्ड ड्रा की जाए तो उसके थ्रू आप आसानी से देख सकते हैं, लाइक ये अगर एक पैरेलल पिप्ड है तो इसमें तीन वेक्टर्स जो हैं, दो का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा और तीसरे के साथ दो का क्रॉस प्रोडक्ट और तीसरे के साथ, फॉर एग्जांपल ये अगर वेक्टर मैं ए कह दूं इसको, और दूसरा वेक्टर ये बी है, और ये तीसरा वेक्टर सी है, तो ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जब लिया जाएगा तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, सी के डायरेक्शन में, सी के साथ फिर इसका जब लिया जाएगा डॉट प्रोडक्ट तो वॉल्यूम बन जाएगा। हाउएवर ये बाय डेफिनेशन बताया गया है, तो ये वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पिप है। इसके बाद है कि इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी देन, तो इनमें से ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी थी कौन सी ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी, ए डॉट बी का मतलब है ए बी कॉस थीटा या कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी डॉट सी है, तो ये बन जाएगा बी सी कॉस बीटा। तो एंगल यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे बी मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगी। इन केस अल्फा और बीटा इक्वल है तो उस सूरत में ए मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती कि ए अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, तो उस सूरत में ए कैन नेवर बी इक्वल टू सी। इसमें ए सी के इक्वल हो भी सकता है और ए सी के इक्वल नहीं भी हो सकता। तो पहले ऑप्शन में बताया गया ए इज एग्जैक्ट इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड, और दूसरे में बताया ए नॉट इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड, तीसरे में बताया गया ए मे और मे नॉट बी इक्वल टू। तो तीसरी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर 5 न्यूटन आर। तो 5 न्यूटन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहला है 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। यहाँ पे बात की गई है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट से अगर देखें तो एक है जी 3 न्यूटन और दूसरा है 4 न्यूटन। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिए हैं। एक है 3 न्यूटन, दूसरा है 4 न्यूटन। तो ये अगर वेक्टर इनसे बनाया जाए रिजल्टेंट वेक्टर, तो यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए वेक्टर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र, सॉरी ए वाई स्क्र एंड स्क्र रूट, इस रिस्पेक्ट से ये बनता है 4 स्क्र प्लस 3 स्क्र, तो दैट बिकम्स 5। तो 5 न्यूटन अगर कोई वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स कौन से पॉसिबल हैं? एक तो उसमें पॉसिबल है 4 और दूसरा पॉसिबल है 3, यानी कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन ये कंपोनेंट्स यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो ए इसका राइट आंसर है, इसके अलावा कोई ऐसी ऑप्शन नहीं जो मिलके 5 न्यूटन फोर्स बना दें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, ये सिंपल है क्वेश्चन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वेक्टर, स्केलर, टेंसर और फेजर में क्या फर्क है। वेक्टर तो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एक फिक्स डायरेक्शन हो। स्केलर में कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। टेंसर जो है
ये मोर देन 3 कंपोनेंट्स, ये एक जर्नल नंबर आ जाता है, ये जर्नल क्वांटिटी आ जाती है जिसके अंदर स्केलर भी आते हैं, वेक्टर भी आते हैं। तो अगर टेंसर का रैंक 0 हो तो स्केलर बन जाता है, टेंसर का रैंक 1 हो वेक्टर बन जाता है, टेंसर का रैंक 2 हो डायड्स, 3 हो ट्राइड्स। लेकिन फेजर क्या चीज़ है, फेजर में भी आपने सुना हो या ना सुना हो, फेजर के बारे में आपने अल्टरनेटिंग करंट में जरूर पढ़ा होगा। अल्टरनेटिंग करंट में आप ये पढ़ते हैं कि अगर हम करंट को या वोल्टेज को प्लॉट करना चाहते हैं अगेंस्ट द टाइम, तो ये अगर आपके पास टाइम एक्सिस है, यहाँ पर करंट है, तो ये एक ऐसी डायग्राम बनती है जिसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यहाँ पर डायरेक्शन और है, अब यहाँ पे आप देख ले, ये डिफरेंट डायरेक्शन है, यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो ये एक सर्कल के अंदर अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। इसी तरह से अगर मैं एक सर्किट ड्रा करूं, एक रेजिस्टर है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक ईएमएफ के साथ या एक बैटरी के साथ। तो ये अगर बैटरी लगी हुई है, ठीक है, तो इसमें आप देखें कि करंट की जो डायरेक्शन यहाँ पर और है, 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 ठीक है। तो ये क्वांटिटी कौन सी होगी, करंट। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसकी डायरेक्शन है तो इसको वेक्टर होना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं कि ये एक स्केलर है। तो ये एक फेजर भी है करंट, क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो एक लूप के अंदर या सर्कल के अंदर जो चीज डायरेक्शन बदलती रहे जिस चीज की, तो उसको फेजर का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर फेजर नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर वेक्टर है। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन वेक्टर क्यू। तो पी का क्यू वेक्टर पे हमने प्रोजेक्शन ड्रा करना है। अगर ये वेक्टर क्यू है और उसके मुकाबले में यहाँ पर ये वेक्टर पी है और इसने एंगल बनाया हुआ है थीटा, तो मैं प्रोजेक्शन ड्रा करना चाह रहा हूँ पी का वेक्टर क्यू पे। तो उसके लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कंसीडर कर लेते हैं। एक पी का ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा पी वाई, दूसरा ये कंपोनेंट होगा पी एक्स। अब पी एक्स अगर देखा जाए, पी एक्स इक्वल होगा पी कॉस थीटा। और अगर डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट से देखा जाए, पी और क्यू का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, तो ये बनता है जी पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर आप पी कॉस थीटा सेपरेट आउट करें, तो ये बनता है पी डॉट क्यू ओवर क्यू। तो एक ये भी पॉसिबल आंसर है पी डॉट क्यू ओवर क्यू, और दूसरा सिंपल ये भी पॉसिबल आंसर है पी cos थीटा जो कि पी एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो पी डॉट क्यू ओवर क्यू ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सी राइट आंसर है। इफ ए इज इक्वल टू 6i माइनस 8j देन 4a हैज द मैग्नीट्यूड। अब ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक यहाँ पर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को अक्सर कि पहले हमने एक मैग्नीट्यूड लेनी है बाद में 4 से मल्टीप्लाई करना है, या कि पहले 4 से मल्टीप्लाई करके फिर मैग्नीट्यूड लेनी है। उसने बताया देन 4a हैज मैग्नीट्यूड, यानी कि 4a वेक्टर है, तो इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नया जो वेक्टर बनेगा 4a वो बनेगा 24i प्लस सॉरी माइनस 32j। तो जो नया वेक्टर 4a बन रहा है वो है जी 24i माइनस 32j। इसकी अगर मैग्नीट्यूड ले ली जाए 4a वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ये बन जाएगी 24 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको अगर कैलकुलेट करें, याद रखिए आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपने गैस ही करना होगा। तो 24 जो है क्लोज टू 25 है, तो 25 अगर स्क्वायर किया जाए वो बनता है 625। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 32 का स्क्वायर इसी तरह 30 के करीब 3 है, ये 900 बन रहा है। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए ये बन जाएगा 5 2 एंड 15। तो इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये ऑलमोस्ट 1600 है। तो 1600 अगर इसको कंसीडर किया जाए उस सूरत में ये बन जाएगा 1600 स्क्वायर रूट, दैट बिकम्स इक्वल टू 40 ऑलमोस्ट। तो इसमें जो वेरी क्लोज आंसर है वो 40 है, तो ए इसका राइट आंसर है। 7 में कहते हैं लेट ए इज इक्वल टू 2i माइनस प्लस 6j माइनस 3k एंड b इज इक्वल टू अनदर वेक्टर देन a डॉट b। अब ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, i कंपोनेंट को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से 8 बन गया, 6 को 2 से किया तो ये बन गया 12, 12 प्लस 8 20 हो गया, और माइनस 3 को 2 1 से करेंगे तो माइनस 3
20 माइनस 3 17 बनता है, तो इसमें बी राइट आंसर है। if v is an operator then del dot v means del into v। यहाँ पर चार ऑपरेशन में लिख रहा हूँ, नोटेशन फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। एक है जी डेल वी, वी कोई भी एक वेक्टर ऑपरेशन है, तो इसको कहा जाता है ग्रेडियंट। और दूसरा है जी डेल डॉट वी, तो यहाँ पर सॉरी ये v मैंने एक मिस्टेक कर दी। हियर v इज नॉट अ वेक्टर, v एक स्केलर फंक्शन है, जबकि उसके मुकाबले में डेल एक वेक्टर है। तो यहाँ पर डेल डॉट v अगर लिया जाए तो ये बनता है जी डाइवर्जेंस, इसको डाइवर्जेंस या डी आई वी, वी भी लिखा जाता है। और तीसरा ऑपरेशन है डेल क्रॉस वी, डेल क्रॉस वी को कर्ल का नाम दिया जाता है। और चौथा ऑपरेशन है डेल स्क्वायर वी, तो डेल स्क्वायर वी को लेप्लाशियन का नाम दिया जाता है। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस है। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है डेल डॉट वी, इसका मतलब बनता है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड जी। तो इसके बाद क्वेश्चन 9 है द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पिट बाउंडेड बाय वेक्टर्स ए बी एंड सी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो ऊपर बताया गया है। वो क्वेश्चन अगर आप देखें यहाँ पर, ये पहला ही आई थिंक क्वेश्चन है जी। प्रोडक्ट ये बताया गया, ये वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पिट है, तो यहाँ पर भी वही पूछा गया है। द वॉल्यूम ऑफ, उल्टा पूछ लिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, कि उसने वॉल्यूम पूछ लिया किस फार्मूले से रिप्रेजेंट होगा। तो ये ए क्रॉस बी डॉट सी और ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसमें जो ये अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए, ये गलत है, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक होगी। इसका राइट आंसर ए है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी राइट आंसर बन रहा है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है। ए डॉट बी अगर आप करेंगे तो उसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, फिर उसका सी के साथ क्रॉस नहीं लिया जा सकता। तो दैट्स वाई इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ए क्रॉस बी डॉट सी। फिर 10वें में कहता है वेक्टर इज अ टेंसर ऑफ रैंक, तो वेक्टर का जो टेंसर रैंक है वो 1 होता है। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट रेंज ऑफ थीटा वेरिएबल्स इज फ्रॉम। तो मैं यहाँ पर तीनों लिख देता हूँ, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं जी स्फेरिकल के अंदर। स्फेरिकल बेसिकली एक स्फीयर से है। ये अगर एक स्फीयर लिया जाए तो इस स्फीयर के अंदर आप तीन एक्सेस ले सकते हैं। तो ये तीन मैंने एक्सेस ड्रा कर दी हैं। इसके अंदर अगर आप कोई भी वेक्टर कंसीडर करते हैं, लाइक दिस इज अ वेक्टर, तो इस वेक्टर की जितनी लेंथ है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक, ये होगी आर। तो आर तो 0 से इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। इसके मुकाबले में अगर इसका लिया जाए एंगल विद दिस प्रोजेक्शन, तो इस एंगल को नाम दिया जा सकता है फाई। और इसका जो ये एंगल है, सॉरी, दिस एंगल इज थीटा। और इसका ये जो जी एक्सेस के साथ है इसको फाई का नाम दिया जा सकता है। थीटा जो है वो ये वेरी कर रहा है, जो कि 0 से लेके पाई तक, या इसको 0 से लेके 180 डिग्री का कहा जा सकता है। इसके मुकाबले में फाई जो है, फाई वेरी करेगा 0 से लेके 2 पाई तक, या 0 से लेके 360 डिग्री तक। यहाँ पर पूछा गया है थीटा का, तो थीटा जो है वो 0 से पाई तक वेरी करेगा। इसका ए राइट आंसर है। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पी अलोंग y axis is p by 2, the angle made by a vector with horizontal is। अच्छा जी, एक वेक्टर p है और उसका जो y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है वो p/2 है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल दिस वन। तो इसमें कोई भी वेक्टर p है, ये वेक्टर p, ये पॉसिबिलिटी है। वेक्टर p की एक ये पॉसिबिलिटी है, वेक्टर p की एक ये पॉसिबिलिटी है। मैंने ये तीन पॉसिबिलिटीज बना दी हैं। अब देखते हैं कौन सा है। तो इसका प्रोजेक्शन मैं ड्रा करता हूँ यहाँ पर। इसका प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस लेना है। y एक्सिस के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये इसका प्रोजेक्शन होगा अलोंग p एक्सिस, पी वाई। अब पी वाई जो कहता है
वो इक्वल है P/2। तो पी वाई का अगर फार्मूला देखा जाए, पी वाई का फार्मूला होता है पी साइन थीटा। तो मैं पी वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ P/2 पी साइन थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, पी पी से कैंसिल हो जाता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा यहाँ से अगर फाइंड किया जाए, दैट बिकम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2, दैट इज 30 डिग्री। तो अगर ये आप 30 डिग्री एंगल लेंगे, उस सूरत में ये P/2 बनेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट मैंने 30 डिग्री कंसीडर किया है। उस सूरत में ये जो इसका कंपोनेंट बनता है, ये उस वेक्टर से हाफ बनता है। ये वाला जो ग्रीन कलर में कंपोनेंट है, ये हाफ नहीं बनता, मोर देन हाफ बनता है, जो कि बेसिकली 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, जो कि 0.866 बनता है। तो ये 0.866 टाइम्स है। और अगर ये देखा जाए, ये ऑलमोस्ट उसी के इक्वल बन जाता है। हाउएवर यहाँ पर ये जो है एंगल, वो 30 डिग्री है। और 30 डिग्री जो P का along y एक्सिस कंपोनेंट है, वो P/2 बन जाएगा। A force of 3 Newton acts perpendicularly to a force whose vector sum can equal 0 is। अच्छा जी, अब यहाँ पर 3 न्यूटन की फोर्स है, जो कि एक दूसरी फोर्स के साथ परपेंडिकुलरली एक्ट कर रही है। तो उनका वेक्टर सम जो है वो 0 आना चाहिए, किस सूरत में पॉसिबल है? चलें जी, ये क्वेश्चन मेरे जहन से स्किप हो रहा है, तो ये जो डिस्कशन होगी उसमें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में फिलहाल छोड़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन कैन प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट ऑफ। तो 5 न्यूटन को मैक्सिमम 180 डिग्री पे रखा जा सकता है, या मिनिमम 0 डिग्री पे रखा जा सकता है। 0 डिग्री पे रखने पे ये ऐड होंगी, 180 डिग्री पे रखने पे ये सब्ट्रैक्ट होंगी। 0 डिग्री पे रखे ऐड करें तो 12 न्यूटन बनता है, और 180 डिग्री पे रखने पे सब्ट्रैक्ट करें तो 2 न्यूटन बनता है। यानी कि इसका आंसर 2 न्यूटन से लेकर 12 न्यूटन के दरमियान होगा। तो 0 भी पॉसिबल नहीं है, 1 न्यूटन भी पॉसिबल नहीं है, 35 भी नहीं है, 10 ही पॉसिबल है। तो ये इसका राइट आंसर बन रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर आए, तो ये है एंगल बिटवीन वेक्टर्स I+J एंड J+K इज। अब यहाँ पर एंगल जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान फाइंड करना होगा, याद रखें यहाँ पे दो किस्म के एंगल की बात होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मैं एक वेक्टर लेता हूँ, दिस इज एनी वेक्टर आर। इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, जो कि थीटा है। ये थीटा अगर फाइंड करना हो तो इसके लिए फार्मूला यूज होता है tan इनवर्स ऑफ RY/RX। इसके कंपैरिजन में एक एंगल है जो कि दो वेक्टर्स का आपस का एंगल है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनका दरमियानी एंगल, ये कैसे फाइंड किया जा सकता है? ये फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होगा डॉट प्रोडक्ट का, जो कि होगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर ए बी। तो इस क्वेश्चन में वो दूसरा फार्मूला यूज हो रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स I+J एंड J+K। तो यहाँ पे पहले तो हमें लेना होगा I+J और J+K का डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ I+J, ये गिवन है, और दूसरा बी वेक्टर है जो कि J+K है। तो ये बेसिकली है +0K, और ये है 0I। इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए A.B, तो 1I × 0I 0 बनता है, J × J 1 बनता है, 0 × 1 0 बनता है। A.B इज इक्वल टू 1। ए मैग्नीट्यूड अगर ली जाए, तो ए मैग्नीट्यूड यहाँ से बन रही है
2 स्क्वायर रूट, और बी मैग्नीट्यूड ली जाए तो ये भी यहाँ से 2 स्क्वायर रूट बन रही है। तो ये वैल्यूज अगर उस फार्मूले में पुट की जाए, दैट बिकम्स कॉज इनवर्स ऑफ 1/2। कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 अगर फाइंड करें तो वो बनता है 60 डिग्री। तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, और इसका ए राइट आंसर है। यहाँ पर फिर मिस्टेक हुई है, इसका राइट आंसर बन रहा है वो ए है। क्वेश्चन 16 में कहता है एंगल बिटवीन आई प्लस जे प्लस के एंड आई। इसका भी सेम मेथड है, तो इसके थ्रू आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन अ प्लेन इज। तो प्लेन के अंदर दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है बी है। कंसीडर अ वेक्टर f इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू इट इज। अब परपेंडिकुलर वेक्टर चेक करने के लिए ये जरूरी होता है कि दो जो वेक्टर हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो इस एफ वेक्टर का इनमें से जिसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो बनता है तो वो इस पे परपेंडिकुलर होगा। अब पहला अगर चेक किया जाए तो पहला है जी 4 × 4 माइनस 3 × 3, जो कि जीरो नहीं बनता। और इसी तरह से दूसरा अगर चेक किया जाए वो है जी, वो भी 4i - 3j, और यहाँ पर है 7k। तो ये एग्जैक्ट जीरो बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई के कंपोनेंट नहीं है और इसके अंदर कोई आई और जे कंपोनेंट नहीं है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो बनेगा। और ये अगर चेक किया जाए, ये है जी 4 × 3 जो कि 12 है, और -3 × -4 जो कि +12 है, तो ये भी नॉन जीरो बन रहा है। तो इस रिस्पेक्ट से बी इसका राइट आंसर है। इफ ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब अगेन एंगल अगर दो वेक्टर्स के दरमियान, ये ए प्लस बी एक वेक्टर ही है और ए माइनस बी भी एक वेक्टर है, इन दोनों के दरमियान अगर आपने एंगल फाइंड करना है तो इनको मल्टीप्लाई करना होगा। ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर, तो ये बनता है जी ए डॉट ए यानी कि ए स्क्वायर, और फिर इसी तरह -a.b और +a.b, तो +a.b एंड -a.b, और फिर बनता है -b मॉड स्क्वायर या b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो ये बनता है जी हमारे पास। अब उसने इसको अगर ये देखेंगे तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया। अब ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड भी उसने बताया कि इक्वल है, तो ये जीरो आ जाता है। अब दो वेक्टर्स के दरमियान अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और डॉट प्रोडक्ट लेके वो जीरो के इक्वल है, इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री हो सकता है। अब यहाँ पर उसने बताया कि एनी वन, तो ये भी एक रिस्पेक्ट से ठीक है। एक रिस्पेक्ट से इस वजह से ठीक है कि इनके दरमियान अगर, नो सॉरी, इसका राइट आंसर ओनली ए ही बन रहा है 90 डिग्री। ये एनी वन आंसर पॉसिबल नहीं, इसका राइट आंसर 90 डिग्री ही होगा। द रिजल्टेंट ऑफ एडिंग ए इंटू माइनस ए इज, ये तो वेरी सिंपल है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको कंफ्यूज करेगी कि ये ओ वेक्टर है और ये जीरो नंबर है, तो इसका राइट आंसर ओ वेक्टर होगा, नल वेक्टर। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम इज जीरो मस्ट बी। तो अगर वेक्टर सम देखा जाए उसके लिए कम से कम दो फोर्सेस ऐसी होनी चाहिए, तो उनका सम फिर जीरो बनता है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि वो प्लेन की बात कर रहा है या कि स्पेस की बात कर रहा है। अगर मेंशन ना किया गया हो तो उस सूरत में एक प्लेन के अंदर दो इक्वल फोर्सेस का सम जीरो हो सकता है। लेकिन अनइक्वल फोर्सेस हो उसके लिए लाजमी बात है तीन फोर्सेस ही चाहिए होंगी। एक फोर्स फॉर एग्जांपल ये है F1, दूसरी फोर्स ये है F2, तो ये F1 और F2 मैंने इक्वल बनाने की कोशिश की। तीसरी फोर्स जो है ये F3। अब F1 और F2 और F3 का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर ये है कि जी F1 इक्वल टू F2 है, लेकिन F3 जो है वो 2 स्क्वायर रूट F1 या 2 स्क्वायर रूट F2 के इक्वल है, तो ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो इनका जो वेक्टर सम है वो जीरो बन रहा है।
तो मिनिमम 3 फोर्सेस चाहिए जिनका अनइक्वल फोर्सेस जिनका वेक्टर सम 0 होगा। द वेक्टर ए हैज कंपोनेंट्स ax एंड ay, मैग्नीट्यूड ax इज गिवन बाय। अब यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड अगर बात की जाए तो ए की जो मैग्नीट्यूड है वो उसका फार्मूला बनता है ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र एंड स्क्र रूट। तो दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्र इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र, और यहाँ से ए एक्स अगर सेपरेट करें तो वो बनता है ए स्क्र माइनस ए वाई स्क्र एंड स्क्र रूट। तो ए एक्स का जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो डी आंसर राइट आंसर है। A force of 10 Newton is acting along x axis. Its component along y axis. अगर कोई फोर्स है ही along x axis, फॉर एग्जांपल ये फोर्स है, इसका y axis के along कोई कंपोनेंट नहीं होगा, y axis के along इसका कंपोनेंट 0 होगा। इसी तरह अगर कोई फोर्स along only y axis है तो उसका जो कंपोनेंट along x axis होगा वो 0 होगा। तो इसका राइट आंसर है 0। The magnitude of rectangular component of a vector are equal if its angle with x axis is। अब जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर इसमें कोई वेक्टर लिया जाता है, वेक्टर ए है, तो इसके कंपोनेंट्स अगर ड्रा किए जाएं, कंपोनेंट इसका एक तो ये होगा अलोंग वाई एक्सिस और दूसरा ये कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये कंपोनेंट बन जाएगा ए वाई और ये कंपोनेंट बन जाएगा ए एक्स। अगर ये एंगल होगा 45 डिग्री उस सूरत में, अगर अदर देन 45 डिग्री होगा तो देन ये कंपोनेंट्स में फर्क आएगा। तो इसके लिए एंगल 45 डिग्री रिक्वायर है। द क्रॉस प्रोडक्ट आई डॉट जे क्रॉस के अगर करें तो उसका आंसर आई आता है। आई ब्रैकेट को सॉल्व करके आई आ गया, तो उस ब्रैकेट का आई बाहर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 आता है। तो इसका राइट आंसर है 1। तो दिस इज राइट आंसर, बी आंसर। जी, तो इसकी डिस्कशन मुकम्मल हुई। अब आपको मैं 10 मिनट दूंगा, उस दौरान जो आपकी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसको एक नज़र दोबारा देख लेते हैं। जी, a force of 3 Newton acts perpendicularly to a force whose vector sum can equal 0 is। जी, तो एक फोर्स 3 न्यूटन है, वो इनमें से किस फोर्स के साथ परपेंडिकुलरली एक्ट करे कि उसका वेक्टर सम 0 बन जाए? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलें जी, इसका आंसर कोई ऐसे मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो आप इसको लाजमी डिस्कस कीजिएगा। तो मैं अब इसका तरीकाकार ये होगा कि जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें अगर आप देखें ये हैंड रेज की ऑप्शन है, तो रेज योर हैंड करेगा उसके पास 1 मिनट होगा अपना माइक ऑन करके, तो वो क्वेश्चन पूछ सकेगा। 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, तो उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना शुरू करें। हाँ जी, पूछें अब्दुल रहमान साहब क्वेश्चन। वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से है। आवाज आ रही सर आपको? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर, अगर तो जैसे एफएससी की टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि अगर हम लोग लेस देन 10 जो है डिग्री अगर रोटेट करवाते हैं किसी भी चीज को, तो फिर जो है वो वेक्टर रहता है, अदरवाइज जो है वो कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक इस मिनट, लिहाज से सर ये जो टेंस टेंसर नहीं आपको होगा बता कि देखें, ये एक सर्कल प्लॉट करते हैं, तो ये अगर सेंटर कंसीडर कर लेते हैं इसका, तो ये एक रेडियस है आर और ये दूसरा रेडियस है आर।
और यहाँ पर ये एक आर्क लेंथ बन रही है, और इनके दरमियान जो एंगल स्वीप हुआ है, तो इसकी प्रॉपर एक डायरेक्शन है। उसके कंपैरिजन में अगर हम, जैसे आपने बताया 10 डिग्री, बहरहाल 10 डिग्री आमतौर पे इसलिए लिया जाता है कि 10 डिग्री पे जो थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो ये अगर 10 डिग्री लिया जाए, उस सूरत में ये जो आर्क बन रही है ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन बन रही है, जैसे कि एक स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। इस वजह से इसको स्केलर कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज इन जनरल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया कि किस एंगल की बात हो रही है, उसने जस्ट ये पूछा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फेजर स्केलर टेंसर, तो इसलिए इसको हम वेक्टर ही कंसीडर करेंगे। जी। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन? जी नताशा, आप पहले क्वेश्चन पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें उन्होंने पूछा है कि रिजल्टेंट क्या है, ए और ए माइनस ए, दो माइनस ए है, तो सर उसका रिजल्टेंट जीरो जीरो ही होगा ना? एक तो ओ वेक्टर तब होगा कि वेक्टर सम का हमेशा रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। फॉर जी एग्जांपल, सर। एक वेक्टर ए है, इसके कंपैरिजन में इसका नेगेटिव वेक्टर लिया जाए, वो होगा नेगेटिव ए। इनको जब ऐड किया जाएगा तो इसको हम ड्रा नहीं कर सकते। जी ये ए लेकिन होगा वेक्टर वो वेक्टर। और ये नेगेटिव ए है। अब इसका रिजल्टेंट हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या होगा? यही इनिशियल पॉइंट है और यही फाइनल पॉइंट है। तो दैट्स वाई ए प्लस नेगेटिव ए जब करें, इसके लिए नल वेक्टर डिफाइन किया जाता है, इसको नल वेक्टर का नाम दिया जाए। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तब जीरो होगा। मैग्नीट्यूड तो जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे उसने रिजल्टेंट पूछा, उस रिस्पेक्ट से ये नल वेक्टर होगा। चले। ये अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर क्रॉस प्रोडक्ट देखें तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में ए डॉट बी उस वक्त जीरो होगा जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, तो ये एग्जैक्ट जीरो होगा। लेकिन अगर बी ए क्रॉस ए लिया जाए, जो कि सिमिलर वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट नल वेक्टर हो, तो यहाँ पर भी अक्सर मिस्टेक होती है। ए जी। डॉट भी जीरो हो जाएगा, ए क्रॉस से वो नल वेक्टर हो जाएगा। हाँ जी, जी रफीक साहब। रफीक साहब क्वेश्चन पूछें।
हेलो, रफीक साहब आपका कोई क्वेश्चन है? जी, नेक्स्ट किसी का कोई हेलो क्वेश्चन? जी जी। सर, मैं पूछ रहा था टेंसर का बता दें जरा। टेंसर यहाँ पर गालबन इस लेक्चर में ही आया है, तो इसकी हाँ जी। डिटेल तो मेथड्स का जो कोर्स होगा उसमें, लेकिन टेंसर का बेसिक्स आइडिया दे दो। तो टेंसर एक जर्नल नंबर है। किसी भी क्वांटिटी को, किसी नंबर को शो करने के लिए टेंसर यूज किए जाते हैं। और टेंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट नोटेशंस हैं। लेकिन सिंपल सा आइडिया इसका ये है कि अगर कोई टेंसर होगा उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉर एग्जांपल। तो इसका एक होता है इंडेक्स और एक होते हैं कंपोनेंट्स। इंडेक्स कह लें या सॉरी, इंडेक्स की वजह इसको नाम देंगे कि रैंक का, और दूसरे हैं कंपोनेंट्स। तो रैंक के रिस्पेक्ट से इसके कंपोनेंट्स गिने जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर टेंसर रैंक 0 है तो टेंसर रैंक जी 0 के कंपोनेंट होंगे सिर्फ एक, और इसको नाम दिया जाता है स्केलर। और इसके मुकाबले में अगर कोई टेंसर आ जाता है रैंक 1 का, इसके कंपोनेंट होंगे 3, और इसको नाम दिया जाता है वेक्टर। तो अगर कोई टेंसर आता है रैंक 2, इसके कंपोनेंट्स होंगे 9, और इसको डायड्स का नाम दिया जाता है। और इसी तरह 3 होंगे, इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे 27, और इसको ट्राइड्स। अब ये कहाँ से कैलकुलेट किए जा सकते हैं? तो जो कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने का मेथड है वो 3 रेज पावर रैंक है। एन यहाँ रैंक अगर 0 है 3 रेज जी। पावर 0 बनता है, और अगर रैंक 1 है तो 3 पावर 1 3 बनता है। वेक्टर में आप देखते हैं 3 ही कंपोनेंट है। डायड्स के 9 कंपोनेंट्स बनते हैं। डायड्स की एग्जांपल दी जा सकती है, लाइक आपके पास है क्रॉनिकल डेल्टा, डेल्टा आई जे। डेल्टा आई जे अगर आप जहन में हो, आपने पढ़ा होगी, तो ये डेल्टा आई जे कुछ इस 1 0 0 0 0 जी जी। देखिए इसके कंपोनेंट्स बनते हैं। तो ये डायड्स की एग्जांपल है। वेक्टर तो आपने पढ़ी ली होगी, इससे फेमिलियर है, वेरी फेमिलियर। वेक्टर के 3 हाँ जी। कंपोनेंट्स, इसी तरह ट्राइड्स हो सकता है। तो ये जर्नल सा आइडिया, लेकिन इसकी डिटेल उसमें आएगी मेथड। ठीक है, मेहरबानी। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? जी नताशा, आपका क्वेश्चन है? जी, किसी का क्वेश्चन कोई? हेलो, जी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है, आ रही सर मैंने कहना था कि वेक्टर का रैंक 1 था। आपने अभी बताया है कि वेक्टर का वो 3 की पावर n से हम उसका रैंक पता कर सकते हैं। तो है। सर ये पता कैसे चलेगा कि इसका रैंक 1 ही है वेक्टर का? ये डिफाइन किए गए हैं कि कोई भी ऐसा टेंसर आता है जिसका रैंक 0 है, उसको नाम दे दिया गया है स्केलर। इसी तरह से जी अगर कोई भी ऐसा टेंसर आता है जिसका रैंक 1 है, उसको नाम दे दिया गया है वेक्टर। सर, ये जो रैंक वाला था, ये टेंसर वाला, तो ये उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में भी है ना? तो ये वहां भी बहुत, इसको डिफाइन किया गया है? ये डिफरेंट सब्जेक्ट में, रिलेटिविटी में भी यूज होता है, मैथमेटिक्स रिलेटिविटी में में जी। यूज होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट में आता जी सर। तो सर ये बीपीएससी में भी ये टेंसर का क्वेश्चन आता है, तो सर आप इसका ये शेयर कर सकते हैं थोड़ा सा है। मटेरियल अगर आप टेंसर का?
चीज़ नोट करें, मैंने दूसरे टेस्ट में एक चीज़ मेंशन की है, अगर आपको नज़र आ रही हो। अ, जी, यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो इसके साथ मैंने मेंशन कर दिया कि ये पीपीएससी पास पेपर में से है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने मेंशन कर दिया कि ये पीपीएससी पास पेपर का क्वेश्चन है। 8 में मेंशन किया गया है, 9 में मेंशन हुआ है, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14। तो ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पीपीएससी पास पेपर से दिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम कोई बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं जा रहे और बहुत बेसिक लेवल पे भी नहीं आ रहे। तो हमारा क्राइटेरिया, हमारा मेरिट वही है जो पीपीएससी का है, तो इसलिए उसी के मुताबिक हमने तैयारी करनी है। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, वकास साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, एनी क्वेश्चन? तो 1 मिनट बाद फिर मैं अगले टेस्ट की डिस्कशन शुरू कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगले टेस्ट की डिस्कशन कल हो तो कल की जा सकती है। आप कमेंट में लाजमी मुझे बता दें, तो 2 मिनट में वेट करूंगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, सबके पास है, तो उस सूरत में फिर कल होगी। अगर टाइम है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। चैट में मुझे आप बता दें, या वैसे ही बोल के आप बता। नहीं सर, अभी करते हैं डिस्कशन, अच्छी बात है। हेलो। जी जी, ठीक है ठीक है। और कोई इसमें बोलना चाहता है तो बाकी मेरा ख्याल न्यूट्रल पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको शायद मीटिंग से सर सर मैं ये कह रही हूँ कि आज ये इतना रहने देते हैं सर, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कल तीसरा कर लेंगे। बस टाइम शार्ट है। मैं ये बता दूं, और जब भी आपको पता है मुझे टाइम नहीं मिलता। हेलो जी जी, सर, मैं कह रही हूँ कि कल कर लें, आज इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर वो कल वाला ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। वेक्टर वाला जो भी है वो आज प्रैक्टिस कर लेते हैं ना इसकी, चलें जो ये गलती हुई थी। जो तीसरा टेस्ट है, ये उसके क्वेश्चंस में एलेबोरेट कर देता हूँ, और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे आज डिस्कशन हुई है, तो डिस्कशन कल कर। चलिए तो ऐसा कर ले सर। जो टेस्ट है वो मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी सर। सर। एक मिनट आपको वेट कर। जी, तो उम्मीद है आपको साउंड क्वालिटी ठीक आ रही होगी। असल में मैंने माइक लगाया है, इसमें स्पीकर नहीं है, तो इसलिए मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ पाती। तो जब आपके साथ डिस्कशन होती है उस वक्त मैं हैंड फ्री यूज़ करता हूँ, उसमें हो सकता है कि आपको आवाज़ अच्छी ना मिले। However, हम तीसरा टेस्ट शुरू करते हैं। इसमें है जी पहला क्वेश्चन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट इट्स एक्सेलरेशन इज।
ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उस सूरत में एक्सेलरेशन के बारे में क्या कहा जा सकता है। एक्सेलरेशन के लिए दो चीजें कांस्टेंट होना जरूरी है। एक्सेलरेशन क्योंकि दो चीजों का मजमूआ है। एक एक्सेलरेशन के अंदर अगर आप देखें तो ये है जी मैग्नीट्यूड इनटू इट्स यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का भी कांस्टेंट होना जरूरी है और यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन का भी कांस्टेंट होना जरूरी है। तो अगर सिर्फ किसी चीज की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड का मतलब यहाँ पर ये लिया जाएगा जो इसकी मैग्नीट्यूड है, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उससे ये नहीं डिसाइड कर सकते कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया या नहीं, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, तो इसलिए आप ये नहीं बता सकते कि डायरेक्शन एक जैसी है या कि डिफरेंट है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो तो सिर्फ वेलोसिटी का पूछा गया, अगर स्पीड का कहा जाए उससे डिसाइड नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे राइट आंसर 0 है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज, तो फोर्स है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये फार्मूला आपके सामने है इसका, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। तो मैंने पहले टेस्ट में आपसे एक बात कही थी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको मदद मिलेगी यूजिंग डायमेंशन। तो यहाँ पर जो फार्मूले बताए गए हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो इसके अगर आप डायमेंशन फाइंड कर लें, ये इवन सिंपल यूनिट भी फाइंड कर लें, ये बनते हैं जी मीटर पर सेकंड, और ये बनते हैं सेकंड, ये बनते हैं मीटर, सॉरी ये मीटर पर सेकंड इंटू केजी। तो ये बनते हैं यहाँ से अगर आप देखें केजी एंड मीटर पर स्क्वायर सेकंड, दैट इज बेसिकली इक्वल टू न्यूटन। तो ये फोर्स के ही यूनिट बनते हैं, तो इसमें राइट आंसर फोर्स ही होगा। A body is moving northward and the force applied is eastward. Acceleration produced is यहाँ पर बॉडी जो उसकी डायरेक्शन बताएगी वो मूव कर रही है नॉर्थवर्ड। पहले तो ये डायरेक्शंस याद होना जरूरी है, चंद एक आप में से ऐसे लोग भी होंगे जिनका डायरेक्शंस ये याद नहीं होगी, तो इसका मैं सिंपल सा मेथड बता देता हूँ। वेरी सिंपल मेथड है कि आप ये लाइनें ड्रा करें, मतलब एक्सिस, और यहाँ से शुरू करें, तो आपने जो वर्ड लिखना है वो न्यूज़ है, NEWS। न्यूज़ वर्ड भी बेसिकली यहाँ से ही बना है कि चारों तरफ की जो मालूमात है, तो आपने इस तरह से चलना है जी डायरेक्शन में। तो ये न्यूज़, इससे आपको डायरेक्शन आसानी से पता चलेगी। तो अब उसने जो क्वेश्चन बताया वो ये कि नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, बॉडी इज मूविंग नॉर्थवर्ड एंड फोर्स इज अप्लाइड टू ईस्टवर्ड। फोर्स जो है वो उसको मजबूर कर रही है ईस्ट की तरफ, यानी कि ये ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से कोई इसको आगे धक्का देता है, तो अगर कोई आगे धक्का देता है तो ये एग्जैक्टली इस तरफ नहीं मूव करने लग जाएगी या इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं करेगी, बल्कि ये 45 डिग्री पे जाना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इसकी डायरेक्शन बनेगी वो क्या होगी, एट 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ बनती है। तो इसमें सी बी राइट आंसर है। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो रेंज उस वक्त सेम होती है जब जितना एंगल लेस किया जाए, तो रेंज इक्वल होगी कब, जब थीटा में से अल्फा सब्ट्रैक्ट किया जाए और थीटा में अल्फा ऐड किया जाए उस वक्त। थीटा नहीं यहाँ पे, सॉरी 45 डिग्री, 45 डिग्री में जितना लेस किया जाए 45 डिग्री में उतना ही ऐड किया जाए, दोनों के लिए रेंज एक जैसी होगी। तो 20 और 80 का 45 से कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या बनता है। 45 से अगर आप लेस कर दें 25 डिग्री तो वो बनता है 20 डिग्री। 45 में 25 डिग्री अगर आप ऐड कर दें तो वो बनता है 70 डिग्री, तो ये पॉसिबल नहीं है। 45 में 15 लेस करें और ऐड करें तो 30 और 60 बनता है, उस रिस्पेक्ट से ये जो है बिल्कुल ठीक ऑप्शन बन रही है। तो क्वेश्चन 5 में कहता है प्रोजेक्टाइल्स time of flight is related to horizontal range by the equation gt square is equal to r, the angle of projection of the
डिग्री ई से। तो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r, ये रिलेशन दिया गया है। जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उसने पूछा है, तो यहाँ पे ये है कि हमें ये यहाँ पर इनके रिलेशन पता होने चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के और रेंज के। तो अगर आप देखें जो रेंज का रिलेशन है, तो रेंज का रिलेशन बनता है जी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा और ओवर जी, ये बनता है इसका रिलेशन। और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें टाइम का, टाइम ऑफ जो फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रिलेशन बनता है वो है जी कुछ इस तरह से वी टू सॉरी वी आई एंड साइन थीटा ओवर जी। तो इन दोनों को हम वहां पर अगर पुट करें या यूं समझ लें कि इसका स्क्वायर लेके इसको जी से मल्टीप्लाई कर दें, तो जी टी स्क्वायर जो बन जाएगा वो बनेगा 4 वी ए स्क्वायर जी साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक जी जी से कैंसिल हो गए, ये बच जाता है जी 4 वी ए स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। अब इसका कंपैरिजन करना है 2r के साथ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 वी ए स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो ये जी जी से कैंसिल हो गया और वी ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया और ये बच गया 2, इसको एक्सपेंड करें तो ये 4 साइन थीटा कॉस थीटा बनता है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन थीटा और 4 भी है यहाँ पे, 4 4 से कैंसिल हो गया, साइन थीटा एक साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो किस एंगल पे दोनों इक्वल होते हैं, वो एंगल है जी 45 डिग्री। एक अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं शेयर कर दूं, ये जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये यूं ही समझ लें कि आपका पीपीएससी का पेपर है, आपके पास कोई रफ पेज नहीं है सॉल्व करने के लिए, आपके पास वही पेपर होगा, उसकी बैक साइड पे ही आप सॉल्व करेंगे। तो जब आपके पास सिर्फ बैक साइड ही होगी तो आपने वहाँ पे ऐसा ही रफ वर्किंग ही करनी है, लेकिन उसका बेहतर तरीका ये होता है कि इसको आप डिवाइड कर लें मुख्तलिफ कॉलम्स में, डिवाइड करके तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बेशक यूं मजीद डिवाइड कर लें, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे करें, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से आप इसको सॉल्व करें तो ये बेहतर तरीका होगा, अदरवाइज आपके पास जगह नहीं बचेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। The displacement of a particle is given by x is equal to t minus 2 square, where x is in meter and t is in second. The distance covered by the particle in first 4 seconds is जी। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला समझता है t माइनस 2 स्क्वायर, x इज इक्वल टू t माइनस 2 स्क्वायर। पहले 4 सेकंड में वो कह रहा है कि बताएं कि कितना होगा डिस्टेंस, लेकिन एक चीज मेंशन कर दी है उसने कि ये फार्मूला है फॉर डिस्प्लेसमेंट और वो पूछ रहा है डिस्टेंस। यहाँ पे बड़ी एहतियात बरतना होगी कि डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक्स सॉरी टी इज इक्वल टू पहले जीरो पे फाइंड करेंगे कितना है डिस्टेंस, टी इज इक्वल टू जीरो अगर पुट करें तो यहाँ से एक्स बन जाएगा 0 माइनस 2 स्क्वायर जो कि 4 मीटर बनता है, और फाइनल टाइम 4 है, 4 सेकंड पे अगर फाइंड करें तो ये डिस्टेंस बनता है, यहाँ पे 4 पुट करें 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, तो ये भी 4 मीटर ही बनता है। तो ये अगर ऐड करें इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस, तो ये टोटल बन जाता है 8 मीटर। ये अगर आप यहाँ से डिस्टेंस लिखें दैट इज 4 + 4 8 मीटर, इसमें राइट आंसर 8 मीटर है।
जी, the horizontal range of projectile fired at an angle of 15 degree is 50 मीटर। रेंज बताई गई है। if it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, its range will be। जी, तो ये सिंपल एक न्यूमेरिकल है। आई थिंक इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा एम्बिग्युइटी नहीं है। ये वी आई आर का अगर फार्मूला देखें, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी है। तो यहाँ पर उसने रेंज बताई हुई है, तो इसकी हेल्प से आप वी आई फाइंड कर लेंगे। इसको रीअरेंज करें तो वी आई इक्वल आता है आर जी ओवर साइन 2 थीटा एंड स्क्वायर रूट। इसमें रेंज जो बताई गई है वो है 50 मीटर और एंगल 15 डिग्री है। और ये 9.8, इसको बेशक आप 10 ही काउंट करें, ये रफ एस्टिमेट होगा। साइन 2 थीटा का मतलब है कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 0.5 के इक्वल होता है। ये पॉइंट यहाँ से रेज करें तो यहाँ पर 10 ले आए और ये 5 से कैंसिल होके, तो ये इसको जैसे मैंने बताया कि 10 ही कंसीडर कर लें। तो ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, ये 1000 बनता है, जो कि ऑलमोस्ट 33 के इक्वल आता है ये स्पीड। अब दूसरा बताया गया 45 डिग्री, उसके लिए रेंज पूछी गई। तो अगेन रेंज प्राइम यूज कर लें, तो यहाँ पे 33 एंड स्क्वायर। तो ये 33 वी आई स्क्वायर जब है तो इसी को यूज करें, 100 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो इसको आप क्या करेंगे कि ये 100 स्क्वायर ही यूज करें, 1000 है सॉरी, ये 1000 स्क्वायर ही यूज करें। तो यहाँ पर इसको 33 के बजाय हम 1000 स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर ही यूज करते हैं। और साइन 2 थीटा, अब एंगल उसने 45 डिग्री बताया है, तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री यानी कि साइन 90 डिग्री ओवर जी 9.8, ये तो बन गया 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये बनता है 1000 ओवर 9.8। इसको ऑलमोस्ट 10, जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया 10 ही काउंट करें, तो ये ऑलमोस्ट 100 बनता है। 100 के करीब तरीन जो आंसर है वो ठीक है, इसमें एग्जैक्ट 100, ये सी आंसर ठीक है। अ कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर ब्रॉड टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आई थिंक ये आप आसानी से कर लेंगे सॉल्व। Relation between time t and distance x is t is equal to ax square plus bx, where a and b are constant. The acceleration is, ये एक यहाँ पर क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफरेंट। तो t का रिलेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx। तो उसने यहाँ पर पूछा है कि एक्सलेरेशन क्या होगा। एक्सलेरेशन का अगर फॉर्मूला देखें वो होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, या वो होता है डी वी बाय डी टी। दोनों सूरतों में हम इसका फार्मूला देख सकते हैं। तो पहले बात तो ये है कि इस फार्मूले को रीअरेंज करके एक्स अलग करना होगा, या एज सच इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 a x डी एक्स बाई डी टी, और प्लस ये बन जाएगा b डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पर जो डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी v के साथ। तो ये फार्मूला बन जाता है 1 इज इक्वल टू 2 a x v प्लस बी वी। तो यहाँ पर v कॉमन लिया जा सकता है, तो ये रह जाएगा 2 a x प्लस बी इंटू वी इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर रीअरेंज किया जाए अगेन, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 1 ओवर 2 a x प्लस बी। तो इसका टाइम डेरिवेटिव लिया जा सकता है। इसका टाइम डेरिवेटिव अगर लें तो ये बन जाएगा डी वी बाई डी टी, और राइट साइड आ जाएगी 2 a x प्लस बी एंड स्केयर, और ये आ जाएगा 2 a और डी एक्स बाई डी टी वी बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन चुका है। इसको तो हम एक्सेलरेशन ए से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये है 2 a v ओवर 2 a x प्लस बी एंड स्क्वेयर। अब जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, तो वो ओनली वेलोसिटी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमें x को किसी तरीके से
खत्म करना होगा। जी, तो यहाँ पर अगर एक्स को हम खत्म करना चाहते हैं, उसका ये इम्प्लिसिट इक्वेशन है, यहाँ से तो हो नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो दूसरा तरीका फिर यही है कि हम यहाँ पर इसको वेलोसिटी को अपीयर ना करवाएं। चलें, इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो इसको हम इस क्वेश्चन को आइंदा देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आता हूँ, ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस व्हिच वन इज इम्पॉसिबल? a body having velocity east, acceleration east, तो ये तो पॉसिबल है। सेम डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर्स, बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अगर जीरो है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन पॉसिबल है अगर एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाए और आखिरी पॉइंट पे जाके एक लम्हे के लिए वो बॉडी रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी जीरो बन जाती है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन स्टिल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही रहता है जो कि नॉन जीरो होता है। तो सी ऑप्शन में वो कह रहा है बॉडी हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट बिल्कुल हो सकता है अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रेट के साथ चेंज हो रही है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी उस सूरत में एक्सेलरेशन जीरो होगा। चौथी ऑप्शन में कह रहा है बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये पॉसिबल नहीं। कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और जीरो एक कांस्टेंट नंबर है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो डी ऑप्शन इसमें ठीक है। 11 में कहता है पार्टिकल मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट इज एक्सेलरेशन व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग? जी, तो इट्स वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी नेगेटिव, इट मस्ट बी स्पीडिंग अप, नन ऑफ अबव मस्ट बी ट्रू। जी, पहला ऑप्शन अगर देखें इट्स वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि बॉडी जो है उसकी स्पीड वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो उस सूरत में जो है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, तो ये ज़रूरी नहीं है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है इट्स वेलोसिटी मस्ट बी नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव होना भी ज़रूरी नहीं है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के लिए, अगर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव ही होगा। तो इट मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये भी ज़रूरी नहीं। इसको बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है ग्राफ के थ्रू। अगर मैं प्लॉट करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में वेलोसिटी सॉरी इंक्रीज हो रही है। ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर ली। जी, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम जो है वो लैप्स हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इसके लिए होगा जीरो, और जीरो को आप पॉजिटिव भी कंसीडर करते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है इसमें वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन सेम रेट के साथ इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन जो है वो भी पॉजिटिव है। जी, तो इसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये है, अब ये जो पॉसिबिलिटी है इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बट पॉजिटिव है। उसकी रीजन सुन लें। उसकी रीजन ये है कि वेलोसिटी बेसिकली होती है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे
अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करे तो उसका डिस्टेंस इंक्रीज ही हो रहा है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, फाइनल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, इनिशियल जो है कम होगा। तो टाइम तो डेफिनेट पॉजिटिव नंबर होता है, तो इस रिस्पेक्ट से वेलोसिटी पॉजिटिव ही बन रही है। लेकिन वेलोसिटी क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू कम होगी, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा होगी, उस सूरत में डेल्टा वी नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो इसका एक्सेलरेशन बनेगा नेगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। और इसी तरह से ऐसे ही ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। अब क्वेश्चन दोबारा एक दफा देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है या कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। अगर तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है उस सूरत में उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, और अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है उस सूरत में वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव उस वक्त होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हुए भी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है। अगर वो केस है तो उस सूरत में वेलोसिटी नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हुए भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और इट मस्ट बी स्पीडिंग अप, ये जरूरी नहीं है, नन ऑफ अबव मस्ट बी ट्रू, तो इनमें से कोई भी चीज जरूरी नहीं है, तो डी राइट आंसर है। एन ऑब्जेक्ट इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड व्हाइल इट इज राइजिंग, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ अपवर्ड। अच्छा जी। और अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होता है अगर आप वर्टिकल केस में देखें। वेलोसिटी इज अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन ठीक नजर आ रहा है। इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ डाउनवर्ड, तो ऐसा नहीं पॉसिबल। अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही हो फिर पॉसिबल है। और चौथे ऑप्शन में कहता है इट्स वेलोसिटी इज डाउनवर्ड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बी इज द राइट आंसर। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, हाउ फार डज इट fall during the second of its fall। जी, तो रेस्ट से उसने एक ऑब्जेक्ट फेंका है, ये कोई बिल्डिंग है जहां से उसने फेंका है ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो कहता है कि 1 सेकंड, ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड गुजरा, दूसरे सेकंड पे वो पूछ रहा है कि कितनी दूर गया होगा, कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, हाउ फार डज इट फॉल ड्यूरिंग द सेकंड ऑफ इट्स फॉल। जी, तो डिस्टेंस से फार्मूला अगर देखा जाए वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर वर्टिकल केस इट बिकम्स एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वी आई तो 0 है, उसने बता दी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उस रिस्पेक्ट से एच इक्वल आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी, अब दूसरे सेकंड की बात हो रही है, 2 स्क्वायर, जी की जगह सॉरी मैं वैल्यू अगर पुट कर दूं तो ये बनती है 9.8, तो ये बनता है 9.8 इंटू 2 19.6 मीटर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो 19.6 मीटर होना चाहिए। जी, इसमें शायद इसमें ऑप्शंस में मिस्टेक होगी, तो 19.6 इसका राइट आंसर है, जैसे कि ये भी है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वो भी 24, तो 19.6 मीटर इसका राइट आंसर बनता है। जी, तो इसके बाद है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने ड्रा किए हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया की बात कीजिए, एरिया कुछ ऐसा होगा कि ये विड्थ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, दिस बिकम्स एरिया।
तो इस एरिया की अगर बात की जाए, ये सारा जो एरिया है ये बेसिकली इक्वल होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बनता है डिस्प्लेसमेंट। और अगर सम हाउ डेल्टा वी और डेल्टा टी लिया जाए, इनको डिवाइड किया जाए, रेशियो ली जाए, तो ये बनता है एक्सलेरेशन। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट और रेशियो ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे राइट आंसर डी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम का मतलब है एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करना, तो वो वेलोसिटी बनता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें डी राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन? तो इसमें जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्टिकल कंपोनेंट अगर देखा जाए प्रोजेक्टाइल मोशन में वो वेरी करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक जैसा रहता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन की बात की जाए एट कांस्टेंट स्पीड, मैंने डिस्कशन की थी कि जब सर्कल में मूव करेंगे, एक्सेलरेशन की बात की थी बिल्कुल शुरू में। एक्सेलरेशन के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सर्कुलर मोशन एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड होगी तो उस सूरत में डायरेक्शन फिर भी बदलेगी। डायरेक्शन अगर बदलेगी तो वो एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगी। अर्थ्स मोशन अबाउट सन, उसमें भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें वर्टिकल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि ये एग्जांपल नहीं है एक्सेलरेटेड मोशन की। अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फॉलोज ए पाथ दैट इज, तो टॉल बिल्डिंग से अगर आप स्टोन फेंके तो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है जी। चेंजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन इज अ रेफरेंस फ्रेम टू द ऑपोजिट डायरेक्शन डज नॉट चेंज द साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो आपने यहाँ पे जो है क्या करना है कि सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायरेक्शन चेंज करनी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट स्पीड क्योंकि एक मैग्नीट्यूड होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो राइट आंसर सी है, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। जी, तो एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन टाइम कर्व की स्लोप लेना, यानी कि एक्सेलरेशन को टाइम से डिवाइड करना। कोई ऐसा कर्व है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है, तो इनको अगर डिवाइड किया जाए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, तो सोचना ये है कि ये कौन सी क्वांटिटी बन रही है। अब इस वक्त मेरे जहन में भी नहीं है ये कौन सी क्वांटिटी बन रही है, तो इसका वेरी सिंपल मेथड है सॉल्व करने का। इसका यूनिट्स ले लें या डायमेंशन ले लें, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये बन रहा है यहाँ पर सेकेंड, तो ये मीटर पर क्यूबिक सेकेंड। तो ये देख लें कि किस चीज़ के यूनिट बन रहे हैं इनमें से। ये है जी वेलोसिटी, ये पॉसिबल नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, यस, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नो, एरिया अंडर पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें बी राइट आंसर है। इन द केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम इंटरवल एट द एंड ऑफ, एंड पे जाके नहीं होता ऐसा, बिगिनिंग से ही ऐसा होता है कि जो एवरेज वेलोसिटी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वल होगी। हाफ वे ऐसा नहीं है, थ्री फोर्स ऐसा भी नहीं है, बिगिनिंग से ही दोनों इक्वल होंगी, फिर ही एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस को इक्वल कहा जा सकता है। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी बात हो रही है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो वाकई कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। ये बेटर चॉइस है एक्सेलरेशन कांस्टेंट की बजाय, क्योंकि कांस्टेंट तो 7 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो बेटर आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया है ये। इक्वेशन ऑफ मोशन आर नॉट यूजफुल फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग। जी, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर आप देखें तो पहली इक्वेशन में लिखता हूँ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी,
दूसरी है जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तीसरी है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर। इस इक्वेशन के अंदर डिस्टेंस का कहीं भी जिक्र नहीं, इस इक्वेशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी का कहीं भी जिक्र नहीं, इस इक्वेशन के अंदर टाइम का कहीं भी जिक्र नहीं। लेकिन ये तीनों ऐसी इक्वेशंस हैं जिनमें एक्सेलरेशन का लाजमी जिक्र है, और एक्सेलरेशन डेफिनेटली यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, फिर ही ये इक्वेशंस अप्लाई हो सकती हैं। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं। जी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्री फॉलिंग, ये तो क्वेश्चन हो गया, ये रिपीट हुआ है। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, रेंज और हाइट का वो रिलेशन यहाँ पे बनाना चाहता है। तो अगर मैं रेंज का फार्मूला लिखूं, दैट इज वी ए स्क्वायर एंड साइन टू थीटा ओवर जी, इसके मुकाबले में हाइट का फार्मूला वी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। तो ये है जी इसका हाइट का फार्मूला। तो अब क्या करते हैं कि इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं जी। तो अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयर करके उसने जो क्वेश्चन पूछा जी, वो ये पूछा कि रेंज और हाइट का रिलेशन क्या बन रहा है। तो मैं ये करता हूँ कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेता हूँ। आपस में डिवाइड करके तो हम इनमें रिलेशन आसानी से बना सकते हैं। रेंज ओवर हाइट, तो वी ए स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी, डिवाइड करने का मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन रेसिप्रोकल लेके। तो ये साइन टू थीटा की बजाय मैं इसको लिखता हूँ टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे वी ए स्क्वायर कैंसिल, जी जी से कैंसिल, और ये सॉरी ये टू कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल, एंड यू लेफ्ट विथ रेंज ओवर हाइट इज इक्वल टू 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 जार फोर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जी। तो यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में कोई चीज़ मिस है, वो ये है कि एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर थीटा 45 डिग्री हम कंसीडर करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर ये फाइनल रिलेशन बनता है रेंज ओवर हाइट इज इक्वल टू 4 एंड रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट। तो 4 टाइम्स हाइट, यहाँ पे एंगल भी मेंशन करना है। ये क्वेश्चन मेरे पास इनकम्प्लीट है। असल में ये मेरे पास स्कैन कॉपी थी, स्कैन कॉपी से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, तो उसमें कुछ चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं, दैट्स वाई इसमें कुछ जो है ड्रॉबैक्स रह गए हैं जी। तो इसकी डिस्कशन मुकम्मल होगी, तो आई थिंक आपको मैं 10 मिनट दे देता हूँ। अगर 10 मिनट में हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो ये मीटिंग मुकम्मल हो जाएगी जी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी, एनीवन, किसी का क्वेश्चन? हाँ जी, पूछें रेमान सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो क्वेश्चन है क्या आया है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन सेकंड कि उसने दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो वहां पे टी अगर 2 पुट करें तो वो तो टोटल डिस्टेंस बताया है उसने जो 19.6 आया है। एक ना दो इसको पूरे डिस्टेंस जी, ओनली ये दूसरे सेकंड के लिए पूछा गया है। इसके लिए हमें पहले सेकंड का भी फाइंड करना होगा, दूसरे का भी फाइंड करना होगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर पहले सेकंड के लिए फाइंड करें, इसको मैं हाइट 2 कह देता हूँ, और पहले सेकंड के लिए जो होगा उसको मैं हाइट 1 कह देता हूँ। तो वो होगा 1/2 × 9.8
पहले सेकंड के लिए 1 स्क्वायर, तो ये बनता है 9.8/2, दैट इज 4.6, सॉरी 4.9। इन दोनों हाइट्स को अब हम सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये ओनली दूसरे सेकंड के लिए हाइट आ जाएगी। तो हाइट जो बनेगी h2 माइनस h1, दैट बिकम्स 19.6 माइनस 4.9। तो यहाँ पर ये बनता है जी 7 एंड 14, तो ऑलमोस्ट ये 15 मीटर बन जी। रहमान साहब आपका शुक्रिया ये करेक्शन करवाने के लिए। वेलकम सर। वो मुझे बस यही आइडिया था कि सेकंड का उसने पूछा, सेकंड का। मैंने बहरहाल मीटिंग के शुरू में ही कहा था कि इस मीटिंग का मकसद यही होगा, आपसे डिस्कशन हो, उसमें डिस्कशन में जो आप लर्न करते हैं वो पूरे लेक्चर में लर्न नहीं करते जी। और किसी का क्वेश्चन? जी हाँ जी, पूछें क्वेश्चन आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर समझ तो सारी आ गई, लेकिन मैं ये कह रही थी कि अगर हम टेस्ट दोबारा दोबारा देना चाहें तो मतलब कि ये कुछ मिस्टेक्स हैं ना हमारी वेक्टर्स में और ये प्रोजेक्टाइल में, तो सर तो फिर लिंक इसी को ही रिपीट कर लें। इसका जो है लिंक दोबारा दे देता हूँ, तो आप इसको जो है एक, ये मैं अभी इसमें शेयर कर देता हूँ लिंक, जी तो आप सर। दोबारा से भी दे सकते हैं। ये जी अगर सर। आप कोई भी ट्राई करना चाहते हैं तो दोबारा कर सकते चलिए, बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर। हैं जी। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी रफीक साहब। सर सर मतलब तैयारी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन अभी मिस्टेक बहुत हो रही है। कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी अभी 50% तक ही सही होते हैं। मिस्टेक देखें, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, आप पास्ट पेपर के और मेरे क्वेश्चन कंपेयर करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जी तो जी। मैं इसलिए थोड़े से क्रिटिकल दे देता हूँ ताकि उसमें आप ज़्यादा हम्म, चीज़ें लर्न कर लें। तो जी आप जी, देखें नहीं नहीं, टेस्ट होगा वो आप ओनली, अच्छा कर रहे हैं। पेपर दूं तो वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। यस, सही। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, और मतलब कैसे तैयारी करें कि और बेहतर हो। इम्प्रूव करने के लिए यही है कि मेरे पास कुछ पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं ये इसकी ऑब्जेक्टिव की, तो वो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा, उससे आप प्रैक्टिस करें। जी ये जी सिर्फ सर, वो। प्रैक्टिस नहीं, हम्म। ये टेस्ट तो चले आपके लिए एक मैं बना देता हूँ। आप, आपके पास एक इन्वायरमेंट ऐसा आ जाता है कि ये टेस्ट हो रहा है प्रॉपर, लेकिन जी। सेल्फ ही आप करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम्म। हाँ तो सर वो भी जो है ना शेयर कर दें, फिर मतलब मैं कर भेज देता दें। ठीक है सर, मेहरबानी। जी, और किसी का क्वेश्चन?
4 चैप्टर का कब होना टेस्ट? फोर्थ चैप्टर का इसमें असल में ये आपके सामने मैंने सिस्टम शो कर दिया। तो इसमें बनाने में थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है, और बनाने के अलावा सिलेक्शन करने में भी टाइम लगता है, क्वेश्चंस की सिलेक्शन। जी तो जी कोशिश जी। करूँगा कि कल 1 बजे हो जाए। कल असल में कॉलेज भी जाना है मुझे, तो अगर टाइम मिल पाया आज रात तो बता दूंगा, अदरवाइज परसों। या फिर सर शाम को ही कर लिया करें, मतलब दिन में अगर टाइम नहीं मिलता तो शाम को कोई भी, मतलब आप अगर ये मैंने टाइम टाइम चूज कर लें। नहीं किया तो मैं टीम्स में शेयर कर देता हूँ, आपकी मर्जी होती है जब भी आप इसको अटेम्प्ट करना चाहें। ठीक है टाइम सर, वो इसमें तो फिक्स। ठीक। सर हम्म। सर मैंने भी कहना था, आपने 2 डायमेंशन वाला दिया था ना, तो सर उसके साथ सर्कुलर मोशन अगर हम कर लेते, वर्क और एनर्जी की बजाय सर्कुलर मोशन में भी 2 डायमेंशन आ जाती है ना। और भी टॉपिक्स आ जाने हैं, तो वो अलग जी से। चलिए ठीक है। जी, तो अगर क्वेश्चन नहीं है 1 मिनट बाद फिर मैं मीटिंग एंड कर दूंगा।